नंदलाल बोस ने संविधान के 19 भागों तक किसी व्यक्ति विशेष या घटना विशेष का सहारा लिया है, लेकिन 20, 21 और 22 ये 3 भाग ऐसे हैं जिसमें किसी व्यक्ति या किसी घटना का कोई सहारा नहीं लिया गया है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि इसमें पूरी देश की जमीन, आकाश, हवा, इसका सहारा लिया गया है। और इसलिए इन तीनों भागों का एक साथ विचार करें तो इसमें कोई अपराध या कोई दोष नहीं है। और इन तीनों भागों के विषय जो है वो भी बड़े सामान्य से है। भाग 20 का विषय है संविधान का संशोधन। किसी भी नियम या कानून या संविधान में लिखी हुई बातें, इसका समयानुकूल संशोधन होता ही रहता है, तो वह संशोधन सहज रूप से हो जाए, इस प्रकार की मानसिकता से ये भाग 20 लिखा गया है, जिसके बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये कहा भी था कि दुनिया भर के संविधानों में सबसे सहज रूप से संविधान का संशोधन हो सके, इस प्रकार के प्रावधान हमने इसमें रखे हैं। तो संविधान का संशोधन ये भाग 20 है। भाग 21 में अस्थायी तथा अंतरकालीन उपबंध, किसी विशेष प्रसंग पर अस्थायी तौर पर कुछ व्यवस्थाएं सरकार को करनी पड़ती है, तो उन प्रबंधों के लिए, उन व्यवस्थाओं के लिए क्या क्या नियम हो सकते हैं और किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं ऐसी है कि जो कि अस्थायी तौर पर करना जरूरी होता है, उसका इसमें उल्लेख किया गया है। और भाग 22 यह संविधान में काम में लिए गए जो शब्द है, उपयोग में लिए गए जो शब्द है, उन शब्दों का संक्षिप्त नाम और उसकी व्याख्या और उसका अनुवाद वगैरह करना हो तो उसके लिए जो कानूनी शब्द है उन कानूनी शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार की सूचनाएं वो भाग 22 में है। और इसीलिए इन तीनों भागों का जो विचार हम करेंगे तो उसमें भारत की गरिमा और भारत की सुरक्षा, इन दोनों का ध्यान रखते हुए भारत के आकाश का सबसे पहले विचार किया गया है। ये चित्र है जिसमें पहाड़ी और ऊपर का आकाश। तो भारत का आकाश ये हमारे वश में है, हमारे हाथ में है, उस पर हमारा अधिकार है। और हम जानते ही है कि आज इस इलेक्ट्रॉनिक के युग में क्लाउड पर भी अधिकार होने लगा है। तो इसका एक प्रकार से संकेत नंदलाल बोस ने यहाँ दे दिया है कि हमारे धरती के ऊपर जो आकाश है वो हमारा ही है, और इसलिए कहीं कोई आक्रमण भी करता है या इसका कोई दुरुपयोग करने का सोचता है तो उसका भी हमें मुकाबला करना होगा। भाग 21वां ये धरती का सबसे निम्न स्तरीय जो भाग है, जो कि ना उपजाऊ है और ना ही वसने योग्य है, लेकिन उस पर भी हमारा अधिकार है, उसका भी हम उपयोग करें और उसकी भी उपेक्षा न करें, यह संकेत देते हुए बंजर भूमि या मरुभूमि, इसको यहाँ चित्रांकित किया गया है, जिस पर ऊंट की सवारी से वाहन का उपयोग, आदान प्रदान ये हो रहा है। इस प्रकार का एक चित्र ये भाग 21 पर है। और इसमें से यह संकेत नंदलाल बोस दे रहे हैं कि यहाँ की जमीन उपजाऊ है, उसकी तो हम रक्षा करेंगे ही, लेकिन जो उपजाऊ नहीं है उसका भी पूरा उपयोग करेंगे और उसके प्रति अपना जो कर्तव्य है, अपना जो स्नेह है, उसको बरकरार रखेंगे। और भाग 22 में समुद्र और उस समुद्र में चलने वाली नौकाएं और जहाज, इसको चित्रांकित किया गया है, जिसके माध्यम से समुद्र पर हमारा अधिकार, और केवल अधिकार ही नहीं तो उसका सदुपयोग हम करें, इस दृष्टि से इन दोनों चित्रों को, नौका और जहाज को उन्होंने अंकित किया है। इसको दूसरे शब्दों में अगर और कहे तो भारत का जल, थल, नभ, इन तीनों का इसमें संकेत दिया गया है।
और अपनी सेना भी जल थल नभ इन तीनों का रक्षण करने का काम करती है। तो तीनों सेनाओं का एक प्रकार से इसमें से संकेत देते हुए कि भारत की रक्षा के लिए जैसे हमें अपना आकाश प्रिय है, अपनी धरती प्रिय है, अपना पानी प्रिय है, उसी प्रकार से इसकी रक्षा करने की व्यवस्था भी हमें उतनी ही चाक चौबंद रखनी चाहिए, यह संकेत इसमें से दिया है। और उसके कारण जल थल नभ, जैसा कि सावरकर ने कहा है कि आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभूमुत पुण्यभूश्चैव सर्वे हिंदुरिति स्मृता। तो यह जो उनका एक संकेत है कि समुद्र से लेकर हिमालय तक ये जो फैला हुआ आ सिंधु सिंधु पर्यंता, ये जो अपनी भूमि है, ये हमारे लिए पवित्र है, पुण्य है, पुण्य भूमि है। इसी को विष्णु पुराण में भी कहा गया है, हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। तो कई बार प्रश्न आता है कि इसको हिंदू शब्द जो है ये सिंधु से बना है, तो ऐसी बात नहीं है। हिंदू शब्द ये जो है ये हिंसा से दूर रहकर भी पराक्रम दिखाने में जो आगे रहता है, ऐसे समाज को हिंदू कहा गया है। तो इस हिंदू समाज का इस प्रकार से इस धरती में उसका जन्म हुआ है, इसी धरती में उसको पाला पोसा है और इसी धरती की उसे रक्षा भी करनी है। इस प्रकार से ये संकेत देते हुए इन तीनों भागों को इन चित्रों के द्वारा नंदलाल बोस ने सजाया है। और तीनों भागों में जो विषय है वो बहुत ही सहज रूप से समझ में आ सके, इस प्रकार के हैं। तो इन तीनों विषयों को एक साथ समेटते हुए मैं अपनी बात को पूरी करना चाहूँगा। एक बात इसमें और भी है कि हमारा राष्ट्रगीत कौन सा होगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा होगा, हमारे राष्ट्रीय पशु क्या होंगे, इत्यादि इत्यादि ऐसी छोटी सी बाकी जो बातें हैं सांकेतिक, वो सारी इसी में समाहित की गई है। तो इस प्रकार से भाग 20, 21 और 22 इन तीनों का एक साथ विचार करें तो ही ज़्यादा ठीक रहेगा, ऐसा सोचकर मैंने इन तीनों बातों को आप लोगों के सामने यहाँ रखा है। इसके बाद एक और विशेष बात अगले सत्र में आएगी, जो ये है कि ये संविधान सभा आखिर क्या थी, इसमें कितने लोग थे और उन्होंने इस संविधान को हस्तलिखित स्वरूप में देखने के बाद हस्ताक्षर कब किए और उस समय उनकी मानसिकता क्या थी, यह अगले सत्र में मैं रखना चाहूँगा। अब तक जो बातें संविधान के विषय में बताई गई है, उस विषय में अगर और भी किसी को कुछ अपने विचार रखने हो या कुछ और अधिक जानना हो, तो निश्चित रूप से उनके विचारों का और उनके प्रश्नों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आप लोगों ने गौर से सुना। संविधान का 1 से लेकर 22 तक का सभी भागों का विवरण जितना बन सका संक्षिप्त में मैंने आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। अगले सत्र में हस्ताक्षरकर्ता 284 लोगों की मानसिकता और उस समय का वर्णन, ये एक प्रकार से बड़ा रोचक होगा ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए अगले सत्र का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।